गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने जो है क्लास 10th सब्जेक्ट एसएस इकोनॉमिक्स में 2 का चैप्टर जो है आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इसके अंदर जो पहले मैं आपको अध्याय परिचय के बारे में समझाऊंगा, उसके बाद जो अभ्यास के प्रश्न करवाए जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक जो है सुनिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत लोगों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में बांटा जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है या भाग है, उन्हें जो है गतिविधियों और कार्यरत लोगों के आधार पर जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के अंदर बांटा गया है, यानी कि इन भागों के अंदर बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, ये लोग प्राकृतिक वस्तुओं से उत्पादित गतिविधियों में लगे होते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर जो लगे होते हैं, वे जो है प्राकृतिक वस्तुओं के क्रियाकलाप के अंदर लगे होते हैं, जैसे कृषि करना, डेयरी, पशुपालन, मछली पालन, खनन, पेड़ काटना इत्यादि। ये सारे के सारे जो हैं प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र, ये लोग प्राकृतिक उत्पादों को संशोधित करके नई वस्तुओं के उत्पादन में लगे होते हैं। तो जो द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर लगे होते हैं, वे प्राकृतिक क्रियाओं को, जो प्राकृतिक चीजें हैं, उनको जो संशोधित करते हैं और नई चीज का उत्पादन करते हैं, नई वस्तु को बनाते हैं। जैसे कपड़ा बनाना, चीनी व गुड़ बनाना, भवन निर्माण करना, डबल रोटी बनाना इत्यादि, ये जो है द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक, जो प्राथमिक क्रियाकलाप की वस्तुएं, इनको संशोधित करके नई वस्तु का निर्माण करते हैं। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में लगे उत्पादक प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के उत्पादकों को सेवाएं प्रदान करते हैं। तो जो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत लगे होते हैं, वे जो है वस्तु को नहीं बनाते, बल्कि प्राथमिक और द्वितीय जो उत्पादक क्षेत्र हैं, उनको जो सेवाएं प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसे परिवहन कर्मचारी, डॉक्टर, चिकित्सक, वकील, नाई, धोबी, मोची इत्यादि। यानी कि तृतीय क्रियाकलाप के अंदर जो है सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। यानी कि कोई भी वर्ष लगा लीजिए आप, उसके अंदर जो है प्रत्येक क्षेत्र से, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित, जो ये वस्तु उत्पादित करते हैं, जो अंतिम वस्तुएं हैं, इनसे बनी हुई जो अंतिम वस्तुएं हैं और सेवाओं का जो कुल मूल्य है, उसको जो है जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। बेरोजगारी, ऐसी दशा जब लोगों को उसकी योग्यता और इच्छा के अनुरूप करने के लिए काम नहीं मिलता। तो बेरोजगारी के अंदर जो है, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, उसकी योग्यता के अनुसार जब उसको काम नहीं मिलता है, तो उस ऐसी स्थिति को जो है बेरोजगारी का नाम दिया जाता है। खुली बेरोजगारी, ऐसी स्थिति जिसमें काम करने के इच्छुक लोगों को काम नहीं मिलता। खुली बेरोजगारी के अंतर्गत जो है लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको जो है काम नहीं मिलता है और वे खाली बैठे रहते हैं, और वे अपने घर पर खाली बैठे रहते हैं, बेकार बैठे रहते हैं। परछन या छुपी बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी को छुपी बेरोजगारी भी कहते हैं। ऐसी स्थिति जिसमें एक काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं, 5-7 व्यक्ति, और वहां पर 2 ही व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अगर उनमें से 2-3 व्यक्तियों को हटा भी दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आवश्यकता से अधिक लोग काम पर लगे होते हैं। यदि उनमें से कुछ लोगों को हटाकर दूसरे काम में लगा दिया जाता है, तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए आवश्यकता 3 व्यक्तियों की है, 6 व्यक्ति वहां पर लगे हुए हैं, और 6 में से 3 व्यक्ति वहां से हटाकर किसी दूसरे कार्य में लगा दिए हैं। तो जो पहले 6 कर रहे थे, अगर 3 कर रहे हैं, तो भी किसी प्रकार का उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को जो है छुपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी नियंत्रण में चलने वाली गतिविधियां जिसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक हित होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो क्रियाकलाप चलते हुए सरकार के नियंत्रण में होता है, और उनका मुख्य पर्पज होता है जन साधारण का कल्याण करना, इनका मुख्य उद्देश्य होता है। निजी क्षेत्र, निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में चलने वाली गतिविधियां, जो पर्सनल व्यक्तियों के नेतृत्व में चलने वाली जो गतिविधियां हैं, नियंत्रण में चलने वाली गतिविधियां हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य
मुनाफा कमाना होता है और इनका मुख्य उद्देश्य जो है लाभ कमाना होता है, न कि जन कल्याण करना होता है। संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र जहां कर्मचारियों को रोजगार नियमित होता है। तो संगठित क्षेत्र के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं उनका रोजगार नियमित होता है, रेगुलर होता है। काम करने के घंटे, वेतन तथा सेवा शर्तें नियुक्ति के समय स्पष्ट होती है। जब उनको नियुक्ति पत्र दिया जाता है तो उस टाइम पे कितने घंटे काम करना है, क्या वेतन है, मतलब ये सारी की सारी सेवा शर्तें जो उसके अंदर लिखी हुई होती है और उसी के अनुसार उसको काम करना पड़ता है। असंगठित क्षेत्र, इस क्षेत्र में रोजगार नियमित नहीं होता। इसके अंदर जो है मतलब रोजगार उसका जो है नियमित नहीं होता, रेगुलरली नहीं होता है। काम करने के घंटे तय नहीं होते और इसमें नहीं काम करने के घंटे तय होते हैं। वेतन कम होता है और पैसे भी जो से कम मिलते हैं और सेवा शर्तें बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होती और न ही उनको जो है नियुक्ति पत्र दिया जाता है और न ही सेवा शर्तों के बारे में स्पष्ट लिखा जाता है। तो ये था बेटा आपका जो है लेसन इंट्रोडक्शन। अब जो है आप अभ्यास के प्रश्न देखिए। क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के अंदर जो है इसका जो है आर्थिक गतिविधियों का विभाजन किया गया, क्या वो सही है या सही नहीं है? आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में किया गया विभाजन बहुत उपयोगी है। जो विभाजन किया गया वो बहुत उपयोगी है, बहुत बढ़िया है। इससे हमें पता चल जाता कि किस क्षेत्र में कितने लोग लगे हैं। तो इससे हमें साफ पता चल जाता कि प्राथमिक क्षेत्र में कितने लोग लगे हैं, द्वितीय क्षेत्र में कितने लोग लगे हैं, तृतीय क्षेत्र में कितने लोग लगे हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के लगे होने की संख्या के आधार पर हम अर्थव्यवस्था के स्वरूप का पता लगा सकते हैं। यानी जो प्राथमिक क्षेत्र में कितने लगे हैं, द्वितीय में कितने लगे, तृतीय में कितने लगे, इससे हमें जो है उस देश की अर्थव्यवस्था का पता चल जाता है कि अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है। प्राय अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में अधिकतर लोग प्राथमिक क्षेत्र के कार्यों में लगे होते हैं। जिस देश के अंदर अर्थव्यवस्था अल्प विकसित होती है, यानी कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, उस देश के अंदर ज्यादातर लोग जो है प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर लगे होते हैं। जबकि विकसित अर्थव्यवस्था में अधिकतर लोग तृतीय क्षेत्र की सेवाओं में लगे होते हैं और जो देश विकसित होता है उसके अंदर जो है ज्यादातर जनसंख्या जो है तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत लगी हुई होती है। अब देखिए नेक्स्ट, इस अध्याय में आए प्रत्येक क्षेत्र को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ही क्यों केंद्रित करना चाहिए? इस अध्याय में हम अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रकों प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के संपर्क में आते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो है 3 क्षेत्रकों के अंदर आते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रगत मतलब क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। इन क्षेत्रों से उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप से जो अंतिम वस्तु बनी है, द्वितीय क्रियाकलाप से, तृतीय क्रियाकलाप से जो अंतिम वस्तु और मूल्य प्राप्त हुआ है, उनके योग को जो है जीडीपी कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाते हैं। इन श्रमिकों पर, इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके ही हम प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार में लगे लोगों की संख्या और से उत्पादित वस्तु और सेवाओं के बारे में जान सकते हैं। तो इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके, यानी कि इन जो क्षेत्र का प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय ध्यान केंद्रित करके ही हम जो है ये पता लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में इतने % लोग लगे हैं, इस क्षेत्र में इतने % लोग लगे हैं और उन्होंने कितनी कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया, कितना प्राथमिक ने उत्पादन किया, कितना द्वितीय ने उत्पादन किया। इन सब बातों की जानकारी जो हम ध्यान केंद्रित करके ही पता लगा सकते हैं। पिछले 100 वर्षों में तीनों क्षेत्रों में लगे लोगों के रोजगार में क्या परिवर्तन आया और पिछले 100 वर्षों से जो रोजगार में बदलाव आया है, क्या कुछ बदलाव आया है? किन लोगों ने प्राथमिक क्षेत्र के व्यवसाय को त्याग कर द्वितीय क्षेत्र में प्रवेश किया? तो ध्यान केंद्रित करने से हमें यह भी पता चल जाता है कि पहले कौन लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे थे और वो प्राथमिक क्रियाकलाप को छोड़ के द्वितीय क्रियाकलाप में आए हैं, या पहले कौन जो है तृतीय क्रियाकलाप में लगे थे उसको छोड़ के जो कौन प्राथमिक क्रियाकलाप में आए हैं। तो ध्यान केंद्रित करने से हम जो इन सब बातों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से भिन्न कैसे है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। जो तृतीय क्षेत्र का दूसरे क्षेत्रों से अलग कैसे है, भिन्न कैसे है, ध्यान दीजिए।
तृतीय क्षेत्रक निम्न प्रकार से अन्य क्षेत्रकों से भिन्न है। यानी तृतीय क्षेत्रक जो है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक से निम्नलिखित कारणों से भिन्न है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रकों में उत्पादन होता है, तो प्राथमिक और द्वितीय जो क्षेत्रक है इनमें वस्तु का उत्पादन होता है, चीजों का उत्पादन होता है। लेकिन तृतीय क्षेत्रक में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, बल्कि वह क्षेत्रक प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रकों के उत्पादकों को सेवाएं प्रदान करता है। लेकिन जो तृतीय क्षेत्रक है उसमें जो है किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, बल्कि वो क्षेत्रक जो है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवाएं देता है। किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, डाक सेवा, प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। तो हर देश के अंदर जो है इन सभी चीजों की यानी कि तृतीय क्रियाकलाप के अंदर जो लोग लगे उनकी आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है, इन्हें जो आधारभूत सेवाएं माना जाता है। कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार जैसी सेवाओं का विकास होता है। यानी कि जिस देश में कृषि होगी, जिस देश में उद्योग धंधे होंगे, उस देश के अंदर जो है तृतीय क्रियाकलाप की डिमांड बढ़ेगी। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। तो कहने का मतलब यह है जैसे जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, वैसे वैसे जो है तृतीय क्षेत्र का भी डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। इसलिए हम जो है इस आधार पर तृतीय क्रियाकलाप को अलग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है सेवाएं प्रदान की जाती है और प्राथमिक और द्वितीय है उसके अंदर जो है वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वस्तुएं बनाई जाती हैं। अब देखिए परछन अथवा अदृश्य बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र से उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। परछन बेरोजगारी, विकासशील देश या अल्प विकसित देशों में अधिकतर लोग कृषि कार्यों में लगे होते हैं। जिन देशों का अभी पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है उन देशों के अंदर ज्यादातर लोग जो है मतलब कृषि कार्यों के अंतर्गत लगे होते हैं, जिसके कारण इन देशों में छिपी या परछन बेरोजगारी पाई जाती है। तो इन अल्प विकसित देशों के अंदर जो है अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी विशेष क्षेत्र या कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं। तो ये जो अदृश्य बेरोजगारी वाली स्थिति है उस टाइम पर ज्यादा सामने आते हैं जब किसी कार्य के अंदर जो है लोग आवश्यकता से ज्यादा लगे होते हैं। यदि किसी क्षेत्र में काम में लगे मजदूरों में से कुछ श्रमिकों को हटा दिया जाए तो वस्तु के उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मान लीजिए कहीं पर 10 मजदूर कार्य कर रहे हैं, अगर वहां से 5 मजदूरों को हटा दिया जाता है और वहां पर 5 ही मजदूरों की आवश्यकता है, तो 5 मजदूर हटाने के बाद उस उत्पादन के ऊपर जहां पर 5 मजदूर काम कर रहे हैं 10 की जगह, तो भी पहले जैसा ही काम होता रहेगा, किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार होने वाली बेरोजगारी परछन बेरोजगारी कहलाती है। तो इस तरह की जो बेरोजगारी होती है उसे परछन बेरोजगारी कहते हैं। शहरी क्षेत्र से उदाहरण, तो इसका शहरी क्षेत्र से क्या उदाहरण है? देखिए एक किराने की दुकान है, एक मान लीजिए किराने की दुकान है। इस दुकान पर परिवार के 4 सदस्य काम करते हैं और एक ही दुकान पर परिवार के चारों सदस्य काम कर रहे हैं। यदि वहां से परिवार के 2 सदस्य काम करे, यदि मान लीजिए दुकान के ऊपर 4 सदस्यों में से 2 सदस्य काम करे और 2 अन्य किसी कारखाने या कार्यालय में नौकरी करने लगे और 2 जो है जो पहले 4 करते थे 2 उनमें से किसी दूसरी की दुकान पर काम करने लगे या किसी ऑफिस के अंदर काम करने लगे, तो दुकान की बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दुकान के अंदर जो बिक्री होती थी वैसे बिक्री होती रहेगी, किसी प्रकार का कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और 2 सदस्यों के वेतन के रूप में परिवार की आय भी बढ़ोतरी होगी। और जो 2 सदस्य जो पहले उसी दुकान पर काम करते थे वे दूसरी दुकान पर काम करने लगे या ऑफिस के अंदर काम करने लगे हैं, उनसे जो है परिवार की आय में बढ़ोतरी भी होगी। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण, मान लीजिए लक्ष्मी के पास 2 एकड़ जमीन है। मान लीजिए कि लक्ष्मी के पास जो है 2 एकड़ जमीन है। यदि इनमें से उस जमीन पर परिवार के 5 सदस्य काम करते हैं, उस 2 एकड़ जमीन के ऊपर जो परिवार के 5 सदस्य कार्य कर रहे हैं, यदि इनमें से 2 सदस्य किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन पर काम करने चले जाए तो अभी लक्ष्मी के खेत के उत्पादन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 5 में से मान लीजिए 2 सदस्य किसी दूसरे के खेत में काम करने के लिए चले गए, तो 3 सदस्य रह गए और वह 3 सदस्य काम कर रहे हैं, तो लक्ष्मी के उत्पादन के ऊपर जो किसी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि परिवार की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि परिवार की आय ही बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुली बेरोजगारी और परछन बेरोजगारी में क्या अंतर है? खुली बेरोजगारी में काम करने के इच्छुक लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होता। तो खुली बेरोजगारी का
ये मतलब है कि काम करना चाहता है व्यक्ति, लेकिन उसको जो है काम नहीं मिलता है और वह बेकार बैठे रहता है और घर के अंदर बेकार बैठा रहता है। प्रचंड बेरोजगारी में एक काम पर आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं। तो प्रचंड बेरोजगारी वो होती है जिसमें आवश्यकता से ज्यादा लोग काम करते हैं। यदि उस काम पर लगे लोगों में से कुछ लोगों को हटाकर किसी दूसरे काम पर लगा दिया जाए तो भी पहले वाले काम की उत्पादकता पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए कि किसी जगह पर जो है 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं, यानी कि वहां पर आवश्यकता से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं। अगर उनमें से 3-4 मजदूरों को हटाकर किसी दूसरी जगह पर काम लगा दिया जाता है, तो जहां अब 8 मजदूर काम कर रहे हैं या 7 मजदूर काम कर रहे हैं, तो उस काम के ऊपर किसी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को जो है मतलब प्रचंड बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। तो बेटा आज आपको लेसन इंट्रोडक्शन करवा दिया है, 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। धन्यवाद।